वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि क्रिप्स प्रस्ताव और अगस्ता ऑफर फेल हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और कांग्रेस के सहयोग के लिए अ, अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव दिया था, ब्रिटिश सरकार ने, अगस्त ऑफर और क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये फेल हो चुका था और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। तो आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे क्विट इंडिया मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट सब बताया था मैंने कि सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन था। और वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसके बाद 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुए वर्धा प्रस्ताव में इसको अंतिम स्वीकृति दे दी गई थी। और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत थी वो हो गई थी। तो जब वर्धा में उस टाइम जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था तो कुछ लोग थे जो इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं थे। ठीक है, तो उनके लिए गांधी जी ने कहा था अपने संबोधन में कि यदि संघर्ष का मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी का कहना था क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रस्ताव को लेकर। इसके प्रति वो इतना सीरियस थे और उस टाइम देश की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि गांधी जी ने हरिजन में एक लेख में लिखा था। हरिजन पत्रिका चलाते थे, वो पत्रिका का संपादन करते थे। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि लीव इंडिया टू द गॉड, इफ़ दैट इज टू मच लीव हर टू अनार्की, आई वुड रिस्क इट। यानी कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, बस छोड़ दो उनको, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। जैसे ब्रिटिश सरकार का कहना था कि अगर हम भारत को छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे, तो यहाँ के लोग उतने कैपेबल नहीं हैं कि सही तरीका से गवर्नमेंट चला पाए। तो बट गांधी जी का कहना था कि तुम भगवान के भरोसे छोड़ दो, बस छोड़ो। ठीक है, तो ये कहना था और उस टाइम ही उन्होंने वर्धा के सम्मेलन में ही करो या मरो का नारा दिया था। उसमें कहा था, गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका मतलब था कि भारत की जनता या तो भारत को आज़ाद कराए या फिर उसकी कोशिश में अपनी जान दे दे। करो या मरो, या तो भारत को आज़ाद कराए या फिर आज़ाद कराने की कोशिश में अपनी जान दे दे। ठीक है, और उस टाइम गांधी जी ने और अपील किया था कि अब जो भारत सरकार है या भारत के लोग हैं, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह बिहेव करें, स्वतंत्र राष्ट्र की तरह। ब्रिटिश सरकार के कोई भी कानून या कोई भी लॉ को मानने की ज़रूरत नहीं है। उसका पूर्ण बहिष्कार और उसको चैलेंज करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली बिहेव करना है। ठीक है, तो इसका देखें कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट के जो स्टार्ट हुआ था वो क्यों हुआ था। तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में, जब ब्रिटेन की लगातार उसमें हार हो रही थी, तो चूंकि ब्रिटेन की शक्तियाँ लगातार घट रही थी तो उस पर उसके कारण प्रेशर था। फिर उसके बाद अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन आया। अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन दोनों असफल हो गया था। दोनों की असफलता ने लगभग फिक्स कर दिया था कि अंग्रेज सिर्फ चीज़ों को टाल रहे हैं। वो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद भी कोई भारतीय को कोई रियायत देने या कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी ये भी एक रीज़न था कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। फिर चूँकि वर्ल्ड वार का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वार का, तो उस टाइम के कारण महंगाई अपनी चरम पे थी। तो ये भी एक मेजर रीज़न था कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ नहीं था। तो लोग भी इस इंतज़ार में थे कि गांधी जी कुछ बड़ा आंदोलन की शुरुआत करें। तो जब गांधी जी ने ऐसे शुरुआत की, ऐसा एक प्रस्ताव रखा, तो उनके प्रस्ताव को भारी जन समर्थन मिला था। ठीक है, और ये आंदोलन पहले के जितने भी आंदोलन थे गांधी जी के, उनसे बिल्कुल अलग था। पहले के आंदोलन में था गांधी जी का अहिंसा सत्याग्रह ये सब, और इस आंदोलन में जमकर हिंसा हुई थी। और पहली बार ऐसा था कि गांधी जी ने हिंसा की आलोचना नहीं की थी और उन्होंने कहा था कि ये लोगों की गलती नहीं है, लोगों को इतना दबाया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि वो इस तरह
की गतिविधियां करेंगे ही करेंगे और इसमें लोगों की कोई गलती नहीं। ठीक है। जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई वैसे ही अंग्रेज़ों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत किया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 9 अगस्त 1942 के मॉर्निंग में ही जीरो आवर का शुरुआत किया गया था और उसमें सबसे पहले कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया। कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, इस पर बैन लगा दिया। गांधी जी की जो पत्रिका थी हरिजन, उस पर बैन। कांग्रेस का जो पत्रिका था नेशनल हेराल्ड, उस पर बैन। कांग्रेस के जितने सारे बड़े बड़े लीडर थे, जैसे गांधी जी हो गए, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सबको अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी जी और सरोजिनी नायडू को अरेस्ट करके आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को अहमदनगर, महाराष्ट्र में एक अहमदनगर में जेल था, वहाँ रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद करके रखा गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया। और जयप्रकाश नारायण यही हजारीबाग में जेल की दीवार फांद कर भाग गए थे और भागकर उन्होंने वहाँ से निकलकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है। अब चूंकि कांग्रेस के सारे बड़े बड़े लीडर अरेस्ट हो चुके थे, तो कांग्रेस ने अपने इस मूवमेंट को अंडरग्राउंड कर दिया कि अब अंडरग्राउंड तरीके से, ओपन में नहीं होगा, अंडरग्राउंड तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो उसमें सबसे बड़ा रोल था आचार्य पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था मूवमेंट की स्पिरिट को जिंदा रखने में। चूँकि कांग्रेस के बड़े लीडर अंदर जा चुके थे और ये सब सारे नेता उस टाइम युवा नेता थे और इन्होंने कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट के स्पिरिट को आगे बढ़ाया। उस दौरान अंडरग्राउंड मूवमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक शुरुआत हुई थी कि कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की गई थी बम्बई में, और उस पे राम मनोहर लोहिया रेगुलर आते और लोगों को अपडेट करते और आगे की जो क्या रणनीति होगी उस बारे में लोगों को बताते कि आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। और उषा मेहता उस कांग्रेस रेडियो की अनाउंसर थी, उद्घोषक। ठीक है। तो इसमें आंदोलन में बहुत दंगा हिंसा हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, जैसे कि रेल था, डाक था, इस सब को काफ़ी यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया था। रेल, डाक, तार, इस सब को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। देश में व्यापक तौर पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए थे। ठीक। तो गांधी जी को काफ़ी टाइम से इधर 10 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था और इधर 10 फरवरी, मतलब लगभग 5-6 महीना तक गांधी जी को बिना कोई रीजन बताए अरेस्ट करके रखा गया था। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ जेल में ही 21 दिन का उपवास स्टार्ट कर दिया था, यानी आमरण, क्या बोलते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। और भूख हड़ताल पर चूँकि लगातार 21 दिन तक बैठे रहे थे, तो गांधी जी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ऑलमोस्ट वो मरने ही वाले थे। और ब्रिटिश सरकार भी उस टाइम इतनी इंसेंसिटिव हो चुकी थी कि पहले के टाइम में तो गांधी जी को कुछ अगर थोड़ी रियायत भी दी जा रही थी, बट इस टाइम इतनी इंसेंसिटिव हो चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी कि ठीक है, अगर मरने ही वाले तो मरने दो, और अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी स्टार्ट। तो उस टाइम वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, कार्यकारिणी परिषद, उसमें 3 भारतीय थे, MS एनी, NR सरकार और HP मोदी। इन तीनों ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया कि गांधी जी के मौत में भागीदार नहीं बनेंगे, और ये रीजन बदला के वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। फिर बाद में 21 दिन के बाद भी जब ब्रिटिश सरकार नहीं मानी तो फाइनली गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ दिया था। और उस टाइम गांधी जी ने एक और अपील की थी, यहाँ पे मैंने बताया था कि गांधी जी ने अपील की थी कि स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम करना, यानी इंडिपेंडेंट नेशन की तरह व्यवहार करना। तो उससे इंस्पायर होके देश में बहुत सारे जगह समानांतर सरकारों का गठन हुआ था। तो बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली बार जो है पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, समानांतर सरकार। फिर वेस्ट बंगाल के मिदनापुर ज़िले के तमलुक में
मिदनापुर ज़िले के तमलुक में भी एक पैरेलल गवर्नमेंट का नेतृत्व हुआ जिसका नाम था जातीय सरकार। जातीय सरकार इसका नाम हुआ। और इस पैरेलल गवर्नमेंट में एक उसकी अपनी एक आर्मी भी थी, उसका नाम था विद्युत वाहिनी। तो सबसे पहले बार पैरेलल गवर्नमेंट बना था बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और दूसरी बार मिदनापुर के तमलुक में, उसका नाम था जातीय सरकार। और तीसरा सतारा, सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी उसका नाम था प्रति सरकार, यानी एंटी गवर्नमेंट, उसका नाम ही था प्रति सरकार। और ये वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में बना था। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट अपने तरीके से उस क्षेत्र में, बहुत छोटे से क्षेत्र में ही था, बट वो अपने क्षेत्र में वहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था। बट कुछ टाइम के बाद ही इन सबको दबा दिया गया। बट ये जो हो सतारा वाली ये लॉन्गेस्ट रनिंग थी, तीनों में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक ये सतारा की जो प्रति सरकार थी वो चली थी। और उन्होंने जस्टिस के लिए, न्याय देने के लिए न्यायदान मंडल की स्थापना की थी। और गांधीयन मैरिज, यानी कि बहुत जो सिंपल तरीके से मास लेवल पर शादी विवाह जो करवाने का काम होता है, सामूहिक विवाह, वो बहुत सारे सामूहिक विवाह आयोजित किया था सतारा की सरकार ने। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या क्या चल रहा था और लोग किस तरह से उसमें सहभागी बन रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो हिंदू महासभा इससे बिल्कुल दूर रही, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे बिल्कुल दूर रहा भारत छोड़ो आंदोलन से। भीमराव अंबेडकर ने भी भारत छोड़ो आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया था। साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को अपना सपोर्ट नहीं दिया था। और मुस्लिम लीग इसने भी नहीं दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग उस टाइम अलगाववाद में व्यस्त थी, उसको सेपरेट नेशन बनाना था, तो उसमें बिजी थी, उसको क्विट इंडिया मूवमेंट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। तो चूँकि उस टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट या उसके बाद के टाइम में भी मुस्लिम लीग का जो सपोर्ट मिलना चाहिए नेशनल मूवमेंट को में, वो मिल नहीं रहा था। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए दो प्रस्ताव पेश किए गए थे। पहला था सीआर फार्मूला और एक है देसी लियाकत पैक्ट। तो सीआर फार्मूला जो था वो मार्च 1944 के लगभग सी राजगोपालाचारी जो है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके द्वारा पेश किया गया था। तो उसमें सीआर फार्मूला में उन्होंने बताया था कि अभी हम दोनों, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस, साथ मिलके इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते हैं। और जब एक बार ब्रिटिश सरकार से पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी भारत के पास, जब एक बार पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे हम लोग पब्लिसाइड करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे, और देखेंगे कि मतलब अगर जहाँ पे मिला ज़्यादा वोट तो उसको सेपरेट स्टेट के तौर पे बनाया जाएगा। तो ये इनका प्रस्ताव था सी राजगोपालाचारी का। बट इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। फिर एक और था देसी लियाकत पैक्ट। इसमें देसी लियाकत पैक्ट में क्या था, ये भूला भाई देसाई और लियाकत अली के बीच में हुआ था। तो भूला भाई और लियाकत अली के बीच में ये हुआ था कि मुस्लिम लीग है जो अपना सेपरेट नेशन है, जो अलग राष्ट्र की मांग है उसको छोड़ दे, उसको अपना मांग गिव अप कर दे। बदले में जो काउंसिल बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, वहाँ पर मुस्लिम लीग को प्रायोरिटी दिया जाएगा कि ज़्यादा संख्या में मुस्लिमों को मंत्री पद दिया जाएगा। बट बाद में इसको बात को लियाकत अली ने डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कोई पैक्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो ये दो प्रयास था कि ताकि मुस्लिम लीग भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, बट दोनों प्रयास असफल रहा। और मुस्लिम लीग जो अपने उसको राष्ट्रीय आंदोलन से हटकर अपने अलगाववाद के मुद्दे पर ही आगे बढ़ती रही। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसका सिग्निफिकेंस क्या था, क्योंकि इस मूवमेंट को ये भी सक्सेसफुल तो हुआ नहीं, क्योंकि इसको भी ब्रूटली सप्रेस्ड कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया। बट इसका फिर भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये 1857 की जो पहली क्रांति थी उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सर्वव्यापी, सबसे बड़ा आंदोलन था जिसका पूरे देश भर पर प्रभाव पड़ा। तो इसका जो एरिया था जहाँ पर इस आंदोलन का प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा था 1857 की क्रांति के बाद। सेकेंड बात कि अब तक
जो वर्ल्ड के और अदर कंट्री थे उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था भारत को इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन इस आंदोलन के बाद जैसे कि जो कंट्री उस टाइम ब्रिटेन को फेवर कर रहे थे उन कंट्री में भी, जैसे चाइना हो गया या फिर यूएसए हो गया, वो सब भी भारत की आज़ादी के लिए उसके पक्ष में अपनी बयान देने लगे, उसके पक्ष में बातें करने लगे। तो ये भी उसका एक सिग्निफिकेंस था क्विट इंडिया मूवमेंट का। उसके अलावा अब अंग्रेज सरकार को भी समझ में आ गया कि भारतीय आज़ादी से कम कुछ नहीं मानेंगे, इंडिपेंडेंस से कम और कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तो ब्रिटिश सरकार को भी इस बात को ब्रिटिश सरकार भी इस बात को समझ गई कि अब जो मिनिमम डिमांड है कि कम से कम तो आज़ादी, उसके अलावा उससे उससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया था कि आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन अब ये था कि कब मिलेगी, कब और किस प्रकार मिलेगी। आज़ादी मिलेगी इतना तो कंफर्म हो गया था, बट अब कब और किस प्रकार, बस इस बात का रह गया था। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था भारत छोड़ो आंदोलन का। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में, बैबल प्लान क्या था और रॉयल नेवी रिवोल्ट। तो इस तरह का और 2-3 वीडियो लगेगा, 2-3 वीडियो में ये पूरा नेशनल मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा तब तक। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।